इन टुडेज वीडियो जो क्लास 9 का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सेल, उसका जो सेकंड पार्ट बचा है, हम लोग पहले पार्ट में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा बचा है सेल ऑर्गेनेलीज, आज इसको कंप्लीट करेंगे तो जो हमारा सेल चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन लीव योर डाउट्स इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आज हमको कवर कर दिया। तो सेल ऑर्गेनेलीज आखिर है क्या चीज? हमने ये पढ़ा था कि जो सेल है वो हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जो सारे काम यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं सेल के अंदर हो रही हैं। अब सेल के अंदर खुद छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं जो ये कामों को पूरा करती हैं। तो न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया था, ब्रेन ऑफ सेल है जो सेल के सारे फंक्शंस को कमांड करता है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करना, डीएनए को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना, वो काम सेल मेम्ब्रेन का था। फिर आपकी जो सेल में न्यूक्लियस का था। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन देखा कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। अब जो और फंक्शंस हैं वो कैसे हो रहे हैं सेल में, तो उसमें सबसे पहले हमारी जो ऑर्गेनेली है वो है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज दिस? ER। तो सेल के अंदर जो ER है वो एक नेटवर्क जैसा है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स या शीट्स का। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। तो हमारी जो ER है इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है और ये वही उसी तरीके की ऑर्गेनेलीज जो वहां पे मौजूद है। अब जो ER है आपका वो दो तरीके का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब ये है कि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। नाउ व्हाट आर दीस राइबोसोम्स? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना। सो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या अटैच्ड है? राइबोसोम्स, तो जिसकी वजह से उनका जो सरफेस है हल्का सा रफ दिखाई देता है। और जब तक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे इस तरह की कोई भी जो राइबोसोम है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क जैसा है इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था। तो इसका काम है राइबोसोम्स को सिंथेसिस करना। दूसरा, अब इनके ऊपर राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो ये प्रोटीन बनाने का काम करेंगे, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है कुछ तरीके के लिपिड्स या फैट्स को सिंथेसाइज करना। तो फैट्स और सिंथेसिस का काम हो गया दोनों का। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और इसका काम है लिपिड्स या जो फैट्स हैं उसको बनाना। और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है तो ये पूरे नेटवर्क यानी कि चैनल जैसा बनाएगा एक सेल के हिस्से से दूसरे सेल के हिस्से तक जो सामान पहुंचेगा वो किसके थ्रू पहुंचेगा? फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसपोर्ट करना है कोई सामान यहाँ से बाहर, तो उसके लिए एक रोड भी तो होनी चाहिए ना, आपके पास एक जगह होनी चाहिए, चैनल होनी चाहिए। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उस चैनल का काम करता है जिससे सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो सामान है वो पहुंचेगा। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे आपको टर्म ये याद रखना है, दिस इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मैंने क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई होती है? हमने पढ़ा था लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की, और ये बना रहा है लिपिड्स, ये बना रहा है प्रोटीन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है जो सेल ऑर्गेनेलीज है और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिंथेसिस करना, और इसी प्रोसेस का नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हो गया आरईआर का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, एसईआर का काम हो गया लिपिड्स और फैट्स बनाना। अच्छा, अब जो कुछ आपके कुछ स्पेसिफिक सेल्स है बॉडी के, लिवर सेल्स जो होते हैं वहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी कि कुछ अगर पॉइजन या ड्रग हमारी बॉडी में होता है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आता ही है दैट राइट एंड नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर राइट एंड मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन आरईआर एंड एसईआर, या फिर इसमें से एक और क्वेश्चन आपका निकल कर आया है वो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? व्हिच ऑर्गेनेली इज रिस्पांसिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे और ये जो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल्स में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज अवर गोल्गी apparatus. व्हाट इज दिस? गोल्गी apparatus। एक साइंटिस्ट थे हमारे
कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने इसको स्टडी किया था कैमिलो गोल्गी ने, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर दिया गया है, गोल्गी अपैरेटस। अब ये भी क्या चीज है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। वेसिकल जो वर्ड आपके बायो में बार-बार यूज होता है, वो यूज होता है स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है, जो राउंड शेप होते हैं उनके लिए आप इस वर्ड को यूज करते हो। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जो पूरे के पूरे सेल में आपके अंदर फैले रहते हैं। उसके अलावा अगर ये पैरेलल लगे होंगे, एक ऊपर स्टैक के फॉर्म में होंगे, तो इनका नाम होगा सिस्टर्न्स, CISTERNS, या फिर अगर गोल बैग जैसे स्ट्रक्चर में होंगे तो इनका नाम रहेगा वेसिकल्स। ओके, अब इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा कि भाई कोई चैनल बनाता है, यानी कि कोई सामान सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जहाँ तक पहुंचेगा, ER के थ्रू पहुंचेगा। अब आपका एक कहते हैं कोरियर बॉय होता है जो सामान को एक जगह से पैक करके दूसरी जगह डिस्पैच करता है, तो ये जो कोरियर बॉय है हमारा, वो है हमारा गोल्गी अपैरेटस, ये है हमारा नेटवर्क या रास्ता। तो सेल के एक हिस्से में जो भी चीज सिंथेसाइज हुई है उसको पैक करके प्रॉपर डिस्पैच करने का काम जो है वो है हमारे गोल्गी अपैरेटस का। तो इसके काम में यही आता है, चीजों को सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैक करके एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर पहुंचा देना। इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस एक और इम्पोर्टेंट काम करता है टू फॉर्म लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट आर लाइसोसोम्स? एक आपके लिए वो आएगा, जैसे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हो, वैसे लाइसोसोम्स का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग्स। सुसाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुसाइड? खुद को खत्म कर लेना, है ना। तो ये जो लाइसोसोम्स हैं हमारे सेल के अंदर, ये यही वाला काम कर रहे हैं भैया, सुसाइड करने का। अब सुसाइड कोई अपनी खुशी से तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। जब सेल का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, यानी कि जब सेल की जो मशीनरी है वो फेल हो जाएगी, सेल बूढ़ा हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा, यानी कि जो बॉडी के लिए यूजलेस हो जाएगा, तो ये जो लाइसोसोम्स हैं या कोई फॉरेन मटेरियल, यानी कि कोई अगर बैक्टीरिया या कोई पॉइजन या कोई और फॉरेन मटेरियल हमारे सेल के अंदर एंटर करता है, तो इस लाइसोसोम्स के अंदर इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फॉरेन मटेरियल को या उस सेल को पूरा का पूरा एनगल्फ करके खत्म कर देते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ा सुसाइडल बैग। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट समझ लो आपके पीरियोडिक टेस्ट में, हाफ ईयरली में या फाइनल्स में से आपको दिख ही जाएगा ये क्वेश्चन आपका, दैट व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग एंड व्हाई इट इज नेम्ड सो। तो हमारी ऑर्गेनेल कौन है भैया? लाइसोसोम्स। सुसाइडल बैग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स which engulf the cell or the foreign material entered into it. अब इसको इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स दिए किसने? ऑब्वियस सी बात है, वो भी कहीं ना कहीं सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो ये है हमारी आरिया, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हमारे इन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, और जिसके थ्रू जो लाइसोसोम्स हैं वो अपना जो सुसाइड वाला काम है उसको पूरा कर पाते हैं। तो एक तरीके से कह रहे हैं ना, आपके सेल, आपकी बॉडी की जो मशीनरी की सफाई है, यानी कि जो वर्न आउट सेल्स हैं, जो फॉरेन मटेरियल है, उसको खत्म करने का काम आपका कौन कर रहा है? दिस इज डन बाय योर लाइसोसोम्स। पहले हो गई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चैनल या फ्रेमवर्क बनाना था, इंपॉर्टेंट काम था मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये दोनों हो गए RER, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स जिसको आप बोलते हो ना, व्हाट आर राइबोसोम्स? पढ़ लो यार। राइबोसोम्स का जो नाम है दूसरा, वो है आपकी प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हर काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गए आपके राइबोसोम्स। फिर हम पहुंचे थे गोल्गी अपैरेटस में। भैया इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया कोरियर बॉय। कोरियर बॉय का काम क्या होता है? एक जगह कोई सामान को लेके पैक करके डिस्पैच करना दूसरी जगह। तो ये जो गोल्गी बॉडी है इसका मेन काम ये है। एक और काम कर रहा है गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स बनाने का काम कर रहा था। फिर उसी से हमने पकड़ा गया लाइसोसोम्स क्या है, जिनको हमने नाम क्या दिया? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग नाम देने के पीछे रीजन क्या है कि इनके अंदर इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो वर्न आउट सेल को या फॉरेन मटेरियल को निकल जाने का या खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम्स को किसने दिए हैं? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसके बारे में बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी बताते जा रही हूँ, तो प्लीज आप एक काम किया करो, जब भी आप वीडियो को देखते हो उसमें जो क्वेश्चंस जो मैं बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन या नोट डाउन करते जाया करो, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी में से ही आएंगे और इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे टॉपिक के अंदर। नाउ योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया।
अब भाई सबको नाम दिया है तो इसको भी एक नाम दे दो। इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हो और इसको सुसाइडल बैग बोल रहे हो, इसको मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, कोरियर बॉय होता नहीं है, तुम लोगों को याद रहे, मेमोराइज रहे कि भाई इसका काम का सामान को सेल के एक हिस्से से दूसरी जगह पहुंचाने इसलिए दिया था। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भी बड़ा प्यारा नाम है, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई पावर हाउस क्या होता है? आपके घर में जो बिजली आती है, पावर आती है, वही उसको कहते हैं ना पावर हाउस, यहाँ से आपको एनर्जी की मिलती है। तो भाई अब ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से फोल्ड होती है। कैसी होती है? फोल्डेड होती है, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया है क्रिस्टल। क्या नाम दिया है? क्रिस्टल। अब इसकी फोल्ड होने का कारण क्या है? जब कोई चीज फोल्ड होगी तो क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर रेस्पिरेशन का जो सेकंड स्टेप है आपका क्रेब्स साइकिल होता है, जिससे क्या निकलती है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है भाई? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा नाम इसको बोलते हो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो हम उनको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो हम पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे हमारी बॉडी का भी सीन है, जब हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, जो ऑक्सीजन हमने ली है और जो खाना हमने डाइजेस्ट करके ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया है, उस ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं। जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है तो ये जो एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो अपने उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है, और ये एटीपी स्टोर कहां पर हो रहा है? खुद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पड़ा है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद जो आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। वो कहां पर स्टोर है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये जो एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज की जाएगी, इसलिए इसको पावर हाउस नाम दिया है। और एनर्जी करेंसी यानी कि जिसके अंदर एनर्जी आपकी सेफ है, स्टोर है, तो दैट इज योर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अंदर वाले जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उनके कारण क्या है फोल्ड होने का? बिकॉज सो दैट टू इंक्रीज द एरिया फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है, ध्यान से सुनना भी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके उसमें आता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एक और ऑर्गेनल है लेकिन वो हम एनिमल सेल में नहीं मिलती, वो प्लांट सेल में मिलती है, दैट इज प्लास्टिड्स। तो इसको हम सेमी ऑटोनॉमस, यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूं मैं, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस यानी कि जो थोड़ी बहुत खुद की चला सकते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का आरएनए और प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये इनके पास खुद का अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, डीएनए और राइबोसोम, जिसकी वजह से ये अपने डिवीजन में खुद ही अपने आप को यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा गया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, सो दे आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है कि अब ये आरएनए उनके पास अपना डीएनए और खुद के राइबोसोम से तो खुद अपने क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनल ये काम नहीं कर सकती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है। तो ये हो गई एनिमल सेल में। अब आ जाओ एक एक्सेप्शन, एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल हमारे प्लांट्स के पास मौजूद है जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं बेटा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास भी खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम हैं, और इन दोनों चीजों के होने की वजह से ये भी अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसलिए हमने प्लास्टिड को भी सेमी ऑटोनॉमस कहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट सेल नहीं होंगे, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, नेम टू ऑर्गेनल्स व्हिच आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अच्छा, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और प्लास्टिड भी होंगे, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जिसकी वजह से दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स, सो दे आर नोन एज ऑटोनॉमस।
नाउ अब जो हमारे जो प्लास्टिक्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। सबसे पहले ल्यूको, क्लोरो, क्रोमो। भाई नाम है, प्लास्ट लगा देना आगे तो प्लास्टिक हो जाएंगे ये पूरे तुम्हारे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप ऑफ प्लास्टिक्स एंड देयर फंक्शंस। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। एक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको सेमी ऑटोनोमस बता दिया है, दोनों के नाम, रीजन क्या है वो भी समझा दिया है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हर साल, 2 साल, 1 साल बाद रिपीट हो रहे हैं या हर साल फ्रीक्वेंटली हैं, जो आपके एग्जाम में डेफिनेट आने आएगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, शॉर्ट या लॉन्ग दैट आई कांट से, बट दे हैव टू बी देयर, मतलब होंगे ही होंगे आपके एग्जाम शीट में, ठीक है। ओके, अब ल्यूको, ल्यूको का मतलब बताया था, कलरलेस होते हैं, व्हाइट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होते हैं और इनका मेन काम है स्टोर करना। क्या क्या स्टोर करेंगे? ऑयल है, स्टार्च है, फैट्स है, यानी कि जो भी खाना बनता है, प्लांट्स जो भी एक्स्ट्रा फूड को सिंथेसाइज करते हैं उसको स्टोर करते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट क्रोमो, क्रोम यानी कलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोम? कलर। तो ये कलरफुल प्लास्टिक्स होते हैं जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर देते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। जो आपके फूल हैं वो रंग बिरंगे क्यों होंगे? ताकि उनमें पॉलिनेशन हो सके। सो दे गिव ब्यूटीफुल कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तीसरा क्लोरोप्लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, बचपन से 3rd क्लास की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of chlorophyll with the help of carbon dioxide and water. Chlorophyll, क्योंकि chlorophyll जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो इकलौता ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। तो क्लोरो वाले आपके ग्रीन है, ग्रीन होने का कारण क्या है? इनके अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की मदद करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जिसकी वजह से वो ग्रीन है एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो आई होप ऑल द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर क्लियर. Leuco are colorless, they help in storage of fats and oils. Then chromoplast, they are colorful, they give colors to fruits and flowers to attract insects for pollination. Chloroplast, they are green in color due to the presence of chlorophyll, so that the plants can perform photosynthesis. Now एक चीज पहले बता दी, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस क्यों है? बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, जिसकी वजह से दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। नाउ योर लास्ट ऑर्गेनेली जो हमारे पास बची है दैट इज वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल का मतलब है जो आपका प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। क्यों? अब ये जो वैक्यूल क्या है, इसके अंदर बेटा सेल का सैप यानी कि फ्लूइड भरा होता है। अब प्लांट सेल के अंदर जब इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारा सैप भरा होगा तो वो क्या देगा? प्लांट को, सेल को टर्गिडिटी या शेप प्रोवाइड करेगा। एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल्स होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, अगर होंगे भी तो वो छोटे मोटे होते हैं, छोटे होते हैं और 2-4 होंगे साइड में, मतलब दे आर ए लार्ज इन नंबर एंड दे आर वेरी स्मॉल इफ प्रेजेंट। एंड इन प्लांट सेल अगर वैक्यूल होगा तो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा जो बड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सेल के अंदर, और उसके अंदर जो सेल से भरा हुआ है वो सेल को क्या प्रोवाइड कराता है? टर्गिडिटी। उसके अलावा जो वैक्यूल्स हैं वो स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे हमारा जो अमीबा है, अमीबा में हमने फैगोसाइटोसिस पढ़ा था। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? फूड वैक्यूल जो है वो क्या कर रहा था? फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्ट हो रहा था और अब्सॉर्ब हो रहा था, और कुछ में ये वेस्ट को एक्सपेल करने का भी काम करते हैं। तो वैक्यूल्स का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग फंक्शंस है। फैगोसाइटोसिस है फूड वैक्यूल के फॉर्म में, फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट भी है, और प्लांट सेल में मेन काम है टर्गिडिटी प्रोवाइड कराना, और एनिमल सेल्स में अगर होंगे भी तो छोटे-मोटे होते हैं बहुत और स्कैटर्ड होते हैं इधर-उधर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड अबाउट। सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी वो मैंने बीच में आप लोगों को बता दिए हैं कि किस ऑर्गेनेली से किस तरीके का क्वेश्चन जो है आ सकता है। बेसिकली जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है वो ईआर, डिफरेंस बिटवीन आरईआर और एसईआर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटल बैग वाला पार्ट है, और प्लास्टिक से पूरा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ल्यूको, क्लोरो और क्रोमोप्लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आपके पास आएगा। अब क्योंकि हमारा जो नन्हा सा छोटा सा जो सेल है माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर खुद इतनी सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो इतने सारे फंक्शंस कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो सेल के अंदर, उनके ऑर्गेनेलीज के अंदर लगातार चलती रहती हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड द सेल, सो इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आपका है, जिसको आज हम खत्म कर लेंगे वाले चैप्टर को, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है दैट विल बी रिलेटेड टू योर जो चैप्टर 1 है आपका फिजिक्स का मोशन वाला जो चैप्टर है उसको लेकर मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है, तो उसका वीडियो रहेगा। अब सेल डिवीजन, पहली बात तो सेल डिवाइड क्यों करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, टू मेक द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है ना, उसके लिए सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन आपका दो तरीके का है, सेल डिवीजन, पहला माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस को अपन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं और ये हमारा सिंपल डिवीजन है। देखो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसमें से बहुत सारे सेल्स रेगुलर रोज मरते रहते हैं और रोज नए सेल्स पैदा होते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, कोई टिश्यू वॉर्न आउट हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस, जिसमें जो एक मदर सेल है वो सिंपली डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में। सपोज इसके पास अगर 4 क्रोमोसोम्स थे लाइक दिस, तो दोनों में जो है वो बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। सो दिस वाज मदर सेल एंड दीस टू आर डॉटर सेल्स। तो जो माइटोसिस है वो एक सिंपल डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है मदर सेल और डॉटर सेल में बराबर रहता है, और ये वाला जो डिवीजन है वो होता है बॉडी में ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, वॉर्न आउट टिश्यूज को रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है ना आपको माइटोसिस और मियोसिस में, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो आपको बेटा डायग्राम इस गिवन इन एनसीईआरटी मैंने ग्राफ डायग्राम बना दिया है, काफी वॉश हो जाता है यहाँ पे, तो डायग्राम के लिए बुक को रिलेट कर सकते हो, और एक उसमें तो 3 पॉइंट डिफरेंस क्लिक करना और एक डायग्राम बना देना। अब आ जाओ मियोसिस पे, रिडक्शन डिवीजन क्या होता है भाई। हम इंसानों की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से जो हमारे 22 क्रोमोसोम्स हैं वो एक जैसे हैं, बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो हमारे और फीचर्स के लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन जो हमारा 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो उसको हम बोलते हैं 6 क्रोमोसोम, क्योंकि वो हमारे बॉडी में कि फीमेल या मेल है उसके हिसाब से अलग अलग होता है। जो फीमेल की बॉडी है उसके में होते हैं XX और मेल में होते हैं XY क्रोमोसोम। अब यही दो क्रोमोसोम्स हैं ये डिटरमाइन करेंगे जो चाइल्ड है वो कैसा होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। अब सोचो अगर क्रोमोसोम की नंबर हाफ नहीं होगी, बराबर नहीं बटेगी, तो फादर से भी 46 आ गए, मदर से भी 46 आ जाते, तो अब तक तो क्रोमोसोम की गिनती कहां पे पहुंच जाती। तो आपके जो गैमीट सेल्स यानी कि जो सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में जो ओवरीज होती हैं, वहां पर ये मियोसिस वाला डिवीजन होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, ताकि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहे, वो फिक्स रहे और वो चेंज ना हो। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा मियोसिस में दो बार डिवीजन होगा। पहले जो मदर सेल है, सपोज ये जो मदर सेल है इसके पास वो 4 क्रोमोसोम्स थे, तो जब डॉटर सेल बनेंगे तो उसके पास 4 की जगह 2 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो ये हो गया मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, यानी कि 4 क्रोमोसोम थे, दोनों सेल्स में 2 क्रोमोसोम रह गए। अब इस सेल में दोबारा से माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर इसके पास जो क्रोमोसोम है वो हाफ ऑफ हैप्लॉइड में आ जाएंगे और इस तरीके से जो है वो सेल का डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, मियोसिस इज नोन एज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। इट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो मदर सेल से हाफ रह जाता है, और ये कहां पर होता है, सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर होता है, ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रखा जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर सेल। आई होप ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। अगर कोई भी चीज रह जाए या फिर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपने किसी भी डाउट या क्वेरी को। आई ट्राई टू वर्क ओवर इट। रेस्ट आपके इसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट मेरे वीडियोस में सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जिस तरीके से आ सकते हैं वो भी मैंने कोशिश की है कि मैं उनको पुट अप कर सकूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज लीव योर डाउट्स इन योर कमेंट section and please do watch the video और next video देखना because that is going to be related for 9th class about the chapter motion. Till then take care and have a good time.